Bismillahirrahmanirrahim. From the syllabus of BA, today again we are going to discuss a story, and this is a story by a great writer, Virginia Woolf, and the name of the story is Duchess and the Jeweler. Duchess mean नवाबजादी. ड्यूक का मतलब नवाब होता है, ड्यूक, DUK, और ड्यूक की जो वाइफ होती है उसे डचेस कहते हैं. जिस तरह किंग होता है और किंग की वाइफ जो होती है वो क्वीन होती है, इस तरह ड्यूक और उसकी वाइफ डचेस. डचेस नवाबजादी. एंड देयर इज अदर पर्सन, अदर कैरेक्टर, हिज नेम इज ज्वेलर. ज्वेलर जोहरी, जेवरात बनाने वाला, सुनारा. Virginia Woolf was born in 1882 and died same like as James Joyce, born in 1882, and as James Joyce died in 1941. She also committed suicide in 1941. सुसाइड करने से पहले इसने एक लेटर लिखा अपने हस्बैंड के नाम, मिस्टर वुल्फ के नाम, और बताया कि मेरे दिमाग के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर है और कुछ वेक सा मेरा माइंड हो गया है, और ये ऐसा अटैक है जिससे मैं अपने आप को नहीं बचा सकती, और शायद तुम मेरे हस्बैंड तुम मुझे बचा पाओ, लेकिन मैं अब वो करने जा रही हूँ जो मुझे सूटेबल लगता है. उसके बाद वो रिवर ओस पर गई है और वहाँ पर उसने अपना हेड, उसने अपनी स्टिक वो वहाँ पर छोड़ी है रिवर के ऊपर, और फिर उसने रिवर में जंप कर दिया और फिर सुसाइड कर ली. डेथ हो गई वर्जीनिया वुल्फ. Virginia Woolf was also champion of stream of consciousness. Stream of consciousness का मतलब होता है random flow of thought. मैं इसकी तारीफ वेरी सिंपल यूँ करूँगा. जो हमारे मॉरल्स होते हैं, जो हमारे लॉज होते हैं, कवानीन, जो हमारी अखलाकी बातें होती हैं, ये सारी की सारी हमारी सोची समझी सोच से बाहर आती हैं, कल्टीवेटेड थॉट का नतीजा होती हैं. ये कोई मजबूत ठोस चीज़ें होती हैं, बट दीज आर आर्टिफिशियल थिंग्स. हमारी जो असल सोच है वो कल्टीवेटेड नहीं है, वो लॉज नहीं देती, और उसको हम कहते हैं रैंडम फ्लो ऑफ थॉट. हमारे दिमाग पर हर वक्त मुसलसल सोचें गर्दिश करती रहती हैं. जब हम किसी एक सोच पर कंसंट्रेशन करते हैं तो वो सोची समझी थॉट हो जाती है. जैसा कि आप मेरे बारे में मुझे देख रहे हैं, सामने आपका टीचर आपके सामने ठहरा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आप मेल हैं, आपका ये एहसास होना, आप या फीमेल हैं, आपका ये एहसास होना, आपका स्टेटस क्या है ये एहसास होना, आपने घर जाकर क्या करना है ये एहसास होना, आपका माजी कैसा था ये एहसास होना, आपका फ्यूचर कैसा होगा ये एहसास होना, इस वक्त क्या वक्त है इस चीज़ का एहसास होना, इस वक्त किस जगह पर बैठे हुए हैं इस चीज़ का एहसास होना. ये जो एहसासात का एक मलगूबा है, मिक्सचर है, ये गुब्बारे की मानद है, ये एक मिक्सचर की मानद है, और ये रैंडम है. रैंडम का मतलब बेतरतीब. ये बेतरतीब फ्लो ऑफ थॉट को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और इंसान का असल भी यही है, असल इंसान यही है. अब तो रिसर्चर ये सोच रहे हैं कि अगर इंसान का असल ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है तो फिर इंसान का ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस जिस्म में से निकालो, किसी स्टील के बर्तन में रख दो, इंसान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा. क्योंकि असल तो ये है, इंसान आंखें तो नहीं है, इंसान लिप्स तो नहीं है, इंसान हार्ट तो नहीं है, इंसान लेग्स तो नहीं है, इंसान तो ये सोच का नाम है जो रैंडमली दिमाग के ऊपर ठहरी हुई है. भाई उसको उठाकर किसी और जगह पर रखो, इंसान को हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी. आजकल इस चीज़ पर रिसर्च हो रही है. क्लियर? तो हमारा असल क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. जो राइटर मॉरल के ऊपर लिखेगा, जो राइटर लॉज पर लिखेगा, जो राइटर मटेरियल पर लिखेगा, वो उसकी राइटिंग सारी आर्टिफिशियल होगी. जो राइटर इंसान की असल बेतरतीब सोच के बारे में लिखेगा, इंसान का क्योंकि असल वही है, इंसान असल यही एहसास है जो है उसके पास. एक पागल है, उसका ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिगड़ जाता है सपोज,
उसका होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जिंदगी में माशरे में कोई मतलब नहीं है, मायना नहीं है, कोई एम नहीं है। तो असल हमारा जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो जेम्स जॉयस की तरह ये राइटर भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की राइटर है। इसकी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है। ये बात तो बहुत मुश्किल है। अगर ये बात बहुत मुश्किल है तो खुशखबरी ये है, एग्जामिनर ये सवाल भी नहीं उठाता कि बताइए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है और राइटर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक में कैसे लिखा है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये खुशी की बात हुई ना, अब तो मुस्कुरा दो। बात खूब। तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी आंखों के साथ इंडस्ट्रियल पीरियड देखा है। ऐसा दौर देखा है जिसके अंदर इंडस्ट्री आ रही थी। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्रीज का आना, चीज़ों का बनना और मेहनत मजदूरी से पैसा कमाना, ये इंडस्ट्रियलिज्म कहलाता है। आपको पता है 18th 19th सेंचुरीज ऑफ इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रियल पीरियड है। आपके जो किंग्स थे, जो 17वीं सदी में 16वीं सदी में किंग्स थे, उस वक्त इंडस्ट्रियल पीरियड क्योंकि नहीं था। जिनके पास हीरे जवाहरात थी, जिनके पास ज़मीन थी, वो सारी फैसिलिटीज ज़िंदगी की एंजॉय करते थे और बाकी लोग कॉमन पीपल होते थे, आम लोग होते थे। वो बस मेहनत करते रहते थे। कहाँ पर? दूसरों की ज़मीनों पर, दूसरों के मकानों पर, दूसरों के फ़ायदों के लिए काम करते रहते थे। जब इंडस्ट्री आई तो फिर क्या हुआ? फिर हर शख्स को कमाने का मौका मिला, हर शख्स को अमीर होने का मौका मिला। तो जो आम गरीब आदमी था, बीमार रहता था, मजलूम था, उसके पास भी पैसा आया और वो भी अमीर होने लगा। और जब अमीर हुआ तो उसने भी तमाम फैसिलिटीज़ एंजॉय करना शुरू की। तो फिर गरीब तबका भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। बल्कि बाद कंट्रीज़ में तो ऐसा हुआ जहाँ इंडस्ट्रियलिज्म बहुत अच्छी थी, वहाँ पर तो ये लोग अमीरों के बराबर ठहरे। किंग्स के, क्वीन के, ड्यूक्स के, डचेस के बराबर ठहरे ये आम लोग। आज आप खुद अपने आप को देख सकते हैं। आज आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, हर आम आदमी पहन सकता है। आज आप लोग चिकन, बटेर, पिजन, आप लोग तकरीबन जिंगर बर्गर हर चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं, खा लेते हैं ज़िंदगी में। फिश भी खाते हैं, हर चीज़ खाते पीते हैं, ठीक, अच्छा पहनते भी हैं और अच्छे सीन्स भी देखते हैं, अच्छे घर में रहते हैं। और फिर एक गुलाम फैन भी हर वक्त आपके लिए चल रहा होता है। पहले तो फैन किसके लिए होता था? बादशाह के पीछे आप देखते हैं 2 बंदे ठहरे थे, बड़े बड़े, वो लेकर ऐसे थे। सिर्फ ये फैसिलिटी बादशाह एंजॉय करता था। मक्खी बैठे हो किधर देखो मियाँ की कर रही हैं, मक्खी मेरे ऊपर बैठ रही है, बादशाह कहता था। अब तो हर बंदा ये फैसिलिटी एंजॉय करता है। ये किस वजह से एंजॉय करता है? इंडस्ट्री की वजह से एंजॉय करता है। अब आपको इंडस्ट्रियलिज्म का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो वर्जीनिया वुल्फ का जब पीरियड था, उस वक्त इंडस्ट्री अपने बूम पर थी, अरूज पर थी। तो माशरे के अंदर तब्दीलियां भी तो आ रही थी। क्या तब्दीलियां आ रही होंगी? गरीब लोग अमीर होते नजर आ रहे होंगे और अमीर लोग गरीब होते हुए नजर आ रहे होंगे। अमीर लोग, गरीब लोग जब अमीर हुए हैं तो उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, उनके एहसासात क्या थे, उनके ज़हनी मसाइल क्या थे, उनकी एहसास महरूमी किस तरह से थी अब। और जब अमीर लोग, ड्यूक्स, डचेस जब गरीब हो रहे थे तो इखलाकी बिगाड़ किस तरह उनके अंदर जन्म ले रहा था। वो अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए क्या कोशिशें कर रही थे, ठीक है। और जब गरीब लोग अमीर हो रहे थे तो वो किस किस तरह के कारनामे सर अंजाम दे रहे थे, किस किस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस थे। आप अक्सर देखते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, कभी तो सुना होगा आपने, फिलहाल बंदा कोई कार में जा रहा होता है और फुल स्पीड में जा रहा होता है और कार को एकदम ब्रेक लगाता है, म्यूजिक चल रही होती है, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये न्यू दौलतिया है ना, नया नया पैसा आया है इसके पास, ठीक है। इसी तरह इंग्लैंड में भी जब नया नया लोगों के पास पैसा आया तो गरीब लोग जब अमीर हुए वो भी इसी तरह के कोई काम कर रहे हैं। राइटर ने उसके ऊपर रोशनी डाली है। लेकिन सॉरी फॉर दैट, राइटर ने एक मंजर पेश किया है, एक इलाके को दिखाया है, कुछ लोगों को दिखाया है, लेकिन राइटर ने कोई जोरदार किस्म के मॉरल आपके मुंह पर नहीं दे मारे। राइटर ने कुछ कानून बनाने की कोशिश नहीं की।
राइटर ने कोई बड़ी फिलॉसफीज देकर आपको ये नहीं कहा कि समझो मैं क्या समझा रही हूँ, डिक्टेटर नहीं बनी, बल्कि राइटर तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इंसान की इनर रियलिटी को वाज़े करती है, इंसान की असल को वाज़े करती है। जो मॉरल और कानून होते हैं वो इंसान की आउटर रियलिटीज होते हैं। बिल्ली को मत देखो बेटा, ठीक है, जब हम मौजूद हैं तो फिर इसे क्यों देखते हो? अच्छा, जोकर तो है ना, जोकर तो है ना, ये हम जोकर हैं जो हमारी जोक सुने। तो मॉरल्स और कानून क्या होते हैं? ये आउटर रियलिटी है, बैरूनी रियलिटी है, और जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये इनर रियलिटी है। राइटर इनर रियलिटी की बात करेगी। लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसके अंदर फोन अगर आता रहे तो इसे काटते रहेंगे। ओके, अच्छा, मुझे ये ख्याल नहीं आया कि फोन अगर काटना है तो बंद कर दें फोन को, बार बार काटते क्यों रहें? वो बच्चे को पता है कि जी फोन का बंद ही कर दें इसको। ओके जी, नाउ देर आर 3 मेजर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। वन इज ओलिवर बेकन, ही इज अ जूलर, ये जूलर है, जोरी है, और अमीर 3 शख्स है। ये इस वक्त इंग्लैंड में रहता है, लंदन में रहता है। दूसरा कैरेक्टर है डचेस ऑफ लैम्बोर्न, लैम्बोर्न की डचेस है। लैम्बोर्न एक इलाका है, वहाँ की एक डचेस है, नवाबजादी है। ओलिवर बेकन की एज नियर अबाउट 50 ईयर्स, डचेस की एज भी नियर अबाउट 50 ईयर्स। डियाना, डियाना डियाना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ये डचेस की बेटी है, डचेस की बेटी है। डचेस की 3 बेटियां हैं, उनमें से एक डियाना है। क्लियर? जो ही स्टोरी ओपन होती है, राइटर हमें बताती है कि ओलिवर बेकन पोश इलाके में रहता है, लंदन के। ऑफ बाउंड स्ट्रीट उसका नाम है। लंदन में एक अमीर इलाके में रहता है। उसका एक 2 मंजिला मकान है, वो ऊपर वाली मंजिल पर होता है। उस कमरे के अंदर बेहतरीन किस्म का फर्नीचर है, वहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई हैं, और फिर सोफ़े हैं। कुर्सियों और सोफ़े के ऊपर चमड़े का, लेदर का कवर चढ़े हुए हैं। लेदर उसके ऊपर कुर्सियों के ऊपर है, और वहाँ पर बहुत सारी ब्रांडी शराब की बोतलें रखी हुई है, वहाँ पर विस्की रखी हुई है। और फिर वो अपनी खिड़की में से जब बाहर झांकता है तो नीचे उसे वहाँ पर चमकती हुई कारों की छतें नज़र आती हैं। ये नहीं कि ये एक अमीर इलाका है। और राइटर बताती है कि सुबह सवेरे जब ओलिवर बेकन उठता है तो उसका एक मुलाजिम उसे ट्रे के अंदर नाश्ता प्रोवाइड करता है, और फिर उसके आकर बेल्ट को भी, रिबन को भी खोलता है, और फिर उसके बाद वो वहीं उसका जो मुलाजिम है, पीए है जो उसका, वो उसके लिए खतूत भी चाक करता है, और अंदर से खतूत निकालता है। मोटे मोटे कागज़ों पर नकूश इनविटेशंस होते हैं, जो किसी क्वीन की तरफ से होते हैं, किसी नवाबजादी डचेस की तरफ से होते हैं, या किसी ड्यूक की तरफ से होते हैं, या दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट अमीर लोगों की तरफ से होते हैं। तो ये ज्वेलर है, तो ज्वेलर को हम क्या कहेंगे? वॉज ही एन इंडस्ट्रियलिस्ट? यस, ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट। ये भी इंडस्ट्री है एक, वो इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो ये देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट अब एक कितना अमीर है कि उसके पास मुलाजिम है। उसको कितने कितने बड़े बड़े अमीर लोग, उमरा लोग, नोबल पीपल उसको लेटर लिखते हैं, इनवाइट करते हैं कि जी आज शाम को आप हमारे पास दावत पर आएँ। तो ओलिवर बेकन उठता है, और वो आग की, जो वहाँ पर ओवन, आग का कोई अंगीठी वगैरह है, उसके करीब बैठा हुआ अपनी लेग्स को सीधी करता है, और अपनी वो नफीस पेंट को देखता है, और फिर अपने टखनों को देखता है, और फिर वो याद करता है किस तरह एक बार वो जब लड़का था। राइटर याद, सॉरी, ओलिवर बेकन याद करता है जब वो लड़का था तो किस तरह उसकी ज़िंदगी का वहद मकसद था कि वो किसी तरह से अमीर जादियों को चोरी के कुत्ते बेचे, और वो बचपन में चोरी के कुत्ते बेचने की ख्वाहिश रखता था और अमीर लोगों को बेचता था। वो तो काफ़ी बिगड़ चला था।
फिर वो देखता है सामने उसके घर में एक बड़ी सारी तस्वीर लगी हुई है किसी ओल्ड वेमन की, वो उसकी मदर है। वो उसकी तरफ देखता है, फिर वो याद करता है किस तरह जब वो बिगड़ चला था तो उसकी माँ ने कहा था उसे, ओलिवर तुम्हें कब अकल आएगी। और इसके बाद ओलिवर सोचता है किस तरह से वो एक काउंटर के पीछे चला गया था और उसने नकली घड़ियां बेचना शुरू की थी। उसके बाद फिर उसने 3 हीरो के अच्छे सौदे किए थे, फिर उसने एक जमूर्द के ऊपर अच्छा कमीशन हासिल किया था, फिर वो एक जोरी की शॉप में चला गया और वहाँ पर जोरी का काम करने लगा, फिर वो अमीर होता गया। और फिर जब वो पहले छोटे छोटे इलाकों से वो खरीदारी करता, शॉपिंग करता, कपड़े खरीदता, फिर उससे अच्छे इलाके से, फिर उससे भी अच्छे इलाके से खरीदता, फिर एक ऐसा वक्त आया वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। कैसा वक्त था जब वो नौजवान था। अब ये एक बूढ़ा ओलिवर बेकन ये बूढ़ा ओलिवर बेकन जवान ओलिवर बेकन को याद कर रहा था कि किस तरह वो बाउंड स्ट्रीट में जब वो गुजरता तो बहुत सारे जोरी बात कर रहे होते थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर हीरो का रेट क्या है, सोने का रेट क्या है। जब वो भाव की बात कर रहे होते और ओलिवर बेकन उसके करीब से गुजरता तो तमाम लोग एक दूसरे को कंधा मारते और कहते कि और बुड़बड़ाते कुछ। क्यों? वो उसे एहसास दिलवाते कि खामोश हो जो, देखो ओलिवर बेकन जा रहा है। इट्स मीन दैट ही वाज गेटिंग फेम। वो अमीर होता जा रहा था, वो मशहूर होता जा रहा था। इस वक्त वो ओलिवर बेकन पूरी दुनिया में मशहूर है, उसकी शॉप पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये ओलिवर बेकन अब बैठा वहां पर सांस ले रहा है तो उसे महसूस होता है, राइटर कहती है उसकी नाक लंबी थी और लचकदार भी थी, ऐसे थी जैसे किसी सूर की सूंड होती है, जिस तरह सूर के नथने होते हैं। और जब उसके नथने फड़फड़ाते थे लगता था पूरी नाक ही फड़फड़ा रही है किसी हाथी की तरह। और उसे महसूस होता था जैसे इसके अंदर हवस मौजूद है, वो हवस महसूस करता था अपने अंदर। ये उसकी बचपन की महरूमी थी जो उसने ऐशो इशरत नहीं की थी। अब वो हवस उसके अपने अंदर, उसकी जहन की गलियों से हवस अभी तक नहीं गई थी। वहां बैठा था, सोचता था। फिर वो उठता है और वो सर पर हैट रखता है, अच्छा कोट पहनता है, ग्लव्स चढ़ाता है और फिर एक स्टिक अपने हाथ में पकड़ता है। और फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो वो ऐसे नीचे उतरता है जैसे झूलता हुआ कोई ऊंट नीचे उतरता है, जैसे चिड़ियाघर का ऊंट होता है, जैसे ऐसा ऊंट जैसे पंसारियों के पास होता है, पंसारियों और उसकी बीवियों के कब्जों में होता है ऊंट। और पंसारी और उसकी बीवियां जब बैठकर वो चमकीले लिफाफों में से, चमकीले कागजों में से चीजें निकाल निकाल कर खाते हैं तो ऊंट उनसे किस कदर जेलस होता है। ये वैसा कोई ऊंट नजर आ रहा था, ऐसा ही ऊंट था जो जेलस हो। और फिर ऊंट जैसे अपने तखय्युल के अंदर देख रहा हो नीली झील, और नीली झील के पीछे पाम ट्रीज, और चारे के बारे में सोच रहा हो। ये बिल्कुल वैसा ही हवस वाला जेलस ऊंट था और वैसे ही झूलते हुए नीचे उतर रहा था। ये एक ऐसे सूर की तरह था जो किसी खुम्बी की तलाश में किसी जरखेज फील्ड के अंदर, किसी जरखेज मैदान में पहुंच चुका होता है जहाँ खुम्बियाँ होती हैं। खुम्बियाँ छोटी सी होती हैं, इतनी स्याह रंग की होती हैं और बड़ी, ये सूर बड़ा पसंद करते हैं। और वो किसी खुशबूदार मोटी ताज़ी काली खुम्बी के तलाश में हो जैसे। और फिर एक खुम्बी को जब तलाश ले, निकाल ले तो दूसरी खुम्बी की खुशबू सूंघ ले और उसके पीछे भाग पड़े, फिर तीसरी के बाद उसको छोड़कर फिर अगली के पास भाग पड़े। ये ऐसे ही हवस रखने वाला कोई सूर या एलिफेंट या कैमल टाइप था, ऐसे ही कोई शख्स था। वो याद करता है कि किस तरह से बचपन में वो ओजड़ी के अंदर उंगलियां डाल लेता था, वो मछलियां तलने वाले बर्तन के अंदर जहाँ घी होता था वहां पर वो कभी उंगलियां डाल रहा है। वो अपने बचपन को इस तरह से याद करता है, गंदी गलियों में उनका बचपन कैसा गुजरा है। लेकिन वो अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ को कहता है, सोचता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, आज मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ और बहुत मशहूर हूँ, फेमस हूँ। ये शख्स वहाँ से घर के अपने शॉप की तरफ आता है जहाँ इसकी इंडस्ट्री है, यहाँ पर इसकी शॉप है मशहूर तीन बाजार में। जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर 3 लोग ताज़ीमन खड़े हो जाते हैं जो इसके मुलाजिम हैं, और वो दस्ताने के अंदर से उंगली से इशारा करता है 1 2 3।
3 लोग पूरे हैं, और फिर जाकर शॉप की बैक साइड पर जो कमरा है, उसका पर्सनल रूम है, उसमें जाके बैठ जाता है। वो स्प्रिंग दबाता है, सेफ खुलती है, नंबर डायल करता है, सेफ के अंदर हीरे रखे हुए हैं, वो हीरों को उठाता है, देखता है और कहता है ये डायमंड्स जो हैं ये बारूद हैं, ये पूरे मुल्क को तबाह कर सकते हैं, शहर को, यानी कि दीज आर वर्दी, मेरे पास ताकत है। अब वो जो उसके पास हीरे हैं वो ताकत है। वो पीछे से बाउंड स्ट्रीट की बैक साइड पर जो मकानात है उनको देखता है। उसके पास जो एक गमला रखा हुआ है, उसमें एक छोटा सा पौधा है जिसके अंदर 6-7 लीव लगे हुए हैं, वो उसको देखता है। और वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाता है और फिर वो फ़ोन पर कहता है आफ्टर 10 मिनट्स नॉट बिफोर 10। वो कहता है कि 10 मिनट के बाद, 10 से पहले नहीं। बाहर ओलिवर बेकन से मिलने के लिए डचेस ऑफ लैम्बोर्न आई हुई है, डचेस ऑफ लैम्बोर्न आई हुई है मिलने के लिए। और वो अंदर कहता है ओलिवर बेकन कि उसे 10 मिनट वेट कराओ, अभी अंदर नहीं आने देना। अब ये चाहता है कि डचेस जो कि नवाबजादी, जिनके आगे पहले बैगर्स की तरह लोग खड़े होते थे सफ़े बांधकर, आज ओलिवर बेकन जो चोरी के कुत्ते बेचा करता था, आज वो उस डचेस को इंतज़ार करवाना चाहता है। ये भी एक एहसास है, महरूमी है, कि जब वो अमीर हो गया है तो वो चाहता है कि उसका भी इंतज़ार किया जाए। किसी को बिठाने की ताकत रखता है, उसके पास पावर है। और फिर घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ती है और वो मुख्तलिफ चीज़ें सोचता रहता है और शोर सुनता रहता है जो गली में से आ रहा है। और फिर उसके बाद जब 10 मिनट्स गुजर जाते हैं तो फिर कपड़ों की सरसराहट होती है। डचेस आ रही है गैलरी में से, दरवाज़ा खुलता है और डचेस इस वक्त बूढ़ी हो चुकी है। ऐसे बूढ़ी हो चुकी है जैसे कि औरतों की जनाना जो अम्ब्रेला होता है उसके तमाम चूंटे जब सुकड़ जाते हैं, वैसे ही उसका चेहरा और जिस्म है। औरतों का जो जनाना वो कहते हैं वो अम्ब्रेला होता है, कलरफुल होता है ना, वो जब सुकड़ जाता है, बंद हो जाता है, तो सारे चूंटे उसके ऊपर पड़ जाते हैं, कर्व पड़ जाते हैं उसके ऊपर, वैसे उसका चेहरा है। ऐसे जैसे मोर के बहुत बेपनाह पर हों लेकिन सारे पर सिमट जाएं। वो एक लहर की मानद थी, खुशबू की लहर, रंगों की लहर, गुलाबी लहर और उसके अंदर बिनफ्शी लहर, जामनी लहर, उसके कपड़े रसलिंग करते हुए, और वो लहर की मानद आगे बढ़ रही थी। और फिर जैसे ऐसा लगता है कि उसके जिस्म पर तमाम नेज़े, तमाम तलवारें खनक रही हों। अब आप कम्बिनेशन देखें, राइटर ने कहा है डचेस की इंटरेस्ट दिखाती है, और उसने कहा है कि छतरी के चूंटे की तरह, जैसा कि मोर के सारे पर इकट्ठे हो जाएं, जैसा कि गुलाबी बिनफ्शी कलर सारे के सारे जुड़ जाएं, ऐसे जैसे कि खुशबू की कोई लहर हो, और ऐसे जैसे कि उस लहर, रंगीन लहर के अंदर तमाम तलवारों की खनक हो, तमाम नेज़ों की खनक हो। और ये लहर आगे बढ़ती आई, और जब ये लहर ओलिवर बेकन के करीब आई और उसको हाथ मिलाने के लिए झुकी उसके ऊपर, ऐसे झुकी जैसे सारी की सारी लहर आगे बढ़कर टूट गई हो, और वो बिल्कुल ही ओलिवर बेकन के ऊपर ही आ गई थी। और फिर वो साथ बैठी, जब वो चेयर पर बैठी तो सारे चूंटे उसके सिमट गए और सारे रंग लहर सारी टूट गई, और वो एक कुर्सी के अंदर सारी चीज़ें जमा हो गई। और उसने अपने सफ़ेद दस्तानों में से उसने हाथ निकाला जिसकी उंगलियों के पोर से शुआएं निकल रही थी, और वो नफीस हाथ से उसने जब हाथ मिलाया ओलिवर बेकन को, ओलिवर बेकन भी थोड़ा सा आगे होकर ऐसे झुका। तो उसके बाद पता चला कि ये दोनों दोस्त थे और ये दोनों दुश्मन भी थे। इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। वो उस्ताद था तो ये उस्तानी थी। और क्योंकि पहले इस डचेस ने ओलिवर को धोखा दिया था, उसने कुछ पर्ल बेचे थे ओलिवर बेकन को, मोती बेचे थे पर्ल, जो कि नकली थे, रोटन थे, झूठे थे। दोनों फिर करीब आ गए थे, दोनों दोस्त भी थे, दोनों दुश्मन भी थे। वो उस्ताद था, वो उस्तानी थी, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत भी थी। और उसने आकर बैठते ही कहा, उसने कहा तुम्हें तो पता है, तुम तो मेरे दोस्त हो। दोस्त? हाँ दोस्त, राजदान। ओलिवर बेकन ने सोचा राजदान, और फिर उसने कहा एप्पल बाय पेटी के
बेल्ट के आखिरी पर्ल बचे हैं मेरे पास, और उसने न्योले की तरह का एक पर्स खोला और उसमें से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्ल अपनी गोद में गिराए, और उसकी गोद जो वैली की तरह थी, दोनों लेग्स के दरमियान में उसके पल्लू के ऊपर वो सारे पर्ल गिर रहे थे। और ओलिवर सोचने लग गया कि ये पर्ल फिर बेचने आ गई है, क्या इसने एप्पल बाय बेल्ट के पर्ल मुझे पहले बेचे नहीं थे। और फिर वो कहने लगी, तुम तो मेरे राजदान हो, तुम तो दोस्त हो, और वो बदमाश वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम उसे यकीनन नहीं बताओगे। किसको? उसके हस्बैंड को, ड्यूक, वो जो संकन चीक वाला, वो जो पिचके हुए गालों वाला और वो चूहे की मूछों वाला आदमी था, उसका हस्बैंड। हाँ, उसे नहीं बताना ये बात। मुझे 20,000 पाउंड की ज़रूरत है। 20,000 पाउंड? 20,000? हाँ। ओलिवर बेकन सोचने लग गया। उसने इरादा किया अपने जहन के अंदर कि मैं बाहर से अपने मुलाजिम को बुलाऊं और फ़ोन करके और उसे कहूं कि जाओ इसे चेक करो कि ये पर्ल असली हैं या रोटन हैं, नकली हैं। ये कहने के लिए वो सोच रहा था कि डचेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाँ मुझे याद आया, तुम इस लॉन्ग वीकेंड को आओगे तो सही ना। घर पर एक महफिल है, एक बॉल है, डक्स की महफिल है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर होगा, दूसरे मिनिस्टर्स भी होंगे, और डियाना भी वहाँ पर होगी। डियाना? हाँ, वो उसकी तीनों बेटियों की इज्जत करता था, डचेस की तीनों बेटियों की इज्जत करता था, लेकिन डियाना से वो मोहब्बत करता था। डियाना, उसने पर्ल उठाए और पर्ल को देखने लगा, और वो दूसरी तरफ देखने लगा। पर्ल को उसने पिछली खिड़की की तरफ रख कर जब उसे देखने की कोशिश की तो उसे पर्ल नज़र नहीं आए, बल्कि खिड़की के पार पीछे स्ट्रीट के मकान भी नज़र नहीं आए। उसको एक दरिया नज़र आने लगा, ऐसा दरिया जिसके अंदर ट्राउट फिशेस तैर रही हैं, और फिर उस दरिया की रंगीनी के अंदर वो खो गया। उस रंगीनी के अंदर उसे नज़र आया प्राइम मिनिस्टर, जिसने वाइट वास्केट पहनी हुई है, और डियाना उसे नज़र आने लगी। डियाना के ख्याल ने, डियाना के तस्वुर ने, डियाना की तस्वीर ने उसकी सारी सोच को धुंधला दिया था। और फिर उसने चेक बुक निकाली, उस पर 20 लिखा, 20। फिर रुक गया, सोचने लगा, और फिर उसने कहा, हाँ डियाना, और फिर जंगल में तन्हा घोड़े सवारी, आप आएंगे ना। ओलिवर बेकन ने आगे 1000 लिखा, यानी कि 3 सिफर्स डाल दी होंगी, 1000 लिखा, और फिर उसने वो चेक डचेस को थमा दिया। डचेस ने उस चेक को अपनी मुट्ठी में बंद कर दिया और वो खड़ी हो गई। जब खड़ी हुई तो फिर पूरी लहर पूरी रंगीनी के साथ खड़ी हो गई, और फिर वो तमाम तर तलवारें साथ तन गईं, पूरे नेज़े बिल्कुल सीधे हो गए उसके, और वो फख्र के साथ बाहर बढ़ने लगी। और उसने मुट्ठी को दबाया हुआ था, क्योंकि वो मुट्ठी उसकी इज्जत थी। उस मुट्ठी में 20,000 पाउंड, वो उसकी इज्जत थी, और वो उसको जा रही थी। और साथ ही ओलिवर भी बाहर आ गया, और जब वो गैलरी में से गुजर रहे थे बाहर जाने के लिए, तो तमाम मुलाजमीन तीनों वो खड़े हो गए, और उसने उंगली से इशारा किया और डचेस को बाहर छोड़कर कमरे में वापस आया। जब वापस आया तो वो सोचने लगा कि किस तरह वो बचपन में चोरी के कुत्ते बेचा करता था, और फिर वो सोचने लगा डियाना के बारे में। फिर वो अपनी मादर की पिक्चर के सामने गया और अपनी माँ से कहा कि मेरी माँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। और फिर वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठा, और वो दरिया के बारे में सोचने लगा, और वो डियाना के बारे में सोचने लगा। दैट वाज द कंप्लीट स्टोरी। ओके, आपने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो ज्वेलर है, वो उसकी क्लास, इस तरह के लोग किस तरह तरक्की कर गए हैं, लेकिन उनके अंदर से हवस नहीं गई। हवस अभी भी उनके अंदर मौजूद है। वो एक खुम्बी के बाद दूसरी खुम्बी की तलाश में निकल रहे हैं। वो डचेस जो कि सिंबल ऑफ डिग्निटी था एक वक्त में, वो उनकी बेटियों के साथ अब फ्री सेक्स कर रहे हैं, और पैसों के जरिए कर रहे हैं, और उनकी हवस ख़त्म नहीं हो रही। और डचेस जो कभी सिंबल ऑफ डिग्निटी होते थे, वो आज इखलाकी बिगाड़ का शिकार है, और उनकी बेटियां अब पैसे उनको ज़रूरत है, और अपनी वो उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए
वो चोरी के कुत्ते बेचने वाले जो लोग थे उनको भी अपनी बेटियां पेश करने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज अ स्ट्रेंज चेंज इन द सोसाइटी। सोसाइटी में एक तब्दीली है जो दिखाई है, लेकिन असल चीज जो है वो राइटर ने प्रोसेस ऑफ साइकी दिखाई है, माइंड का प्रोसेस दिखाया है। किसके माइंड का प्रोसेस? ज्वेलर के माइंड का प्रोसेस दिखाया है। और फिर उसने डचेस के माइंड का प्रोसेस दिखाया है। और बच्चे सारे जमाया ले रहे हैं क्योंकि बोले डायना का प्रोसेस तो दिखाया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक, कोई बात नहीं, सब्र करो, हौसला करो। हाँ। जी बिजनेसमैन, जी इंडस्ट्रियल। ये ज्वेलरी, ये गोल्ड, ये जो डायमंड्स हैं, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। ये भी एक इंडस्ट्री है। नहीं, बिजनेस और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है सर। देखिए उसके नीचे भी तो लोग थे ना। जी जी। हाँ उनमें भी काफी कमजोरी था कि वो उसके नीचे उसी का वो भी उनके साथ ट्रीट कर सेम कर है, उसमें चेंज नहीं है। जो बाकी लोग हैं वो भी अपने ताई अपने स्टेटस के मुताबिक ऐसे ही किसी करप्शन में या एहसास मरूमी में या हवस में मुलविस हो सकते हैं, लेकिन राइटर ने उनके बारे में हमें नहीं बताया। बस उसने एक हाईली एट्रीब्यूटेड ऊपर की सतह का एक इंडस्ट्रियलिस्ट लिया है और ऊपर की सतह से उसने एक डचेस ली है और उनकी मेंटल प्रोसेस दिखाया है उसने। लेट्स सी, in my hand there is a book, Acute English Notes on Short Stories and One Act Play by me M.K. Bhutta, and the page number is 17. There are near about 35 or 40 questions. I'm not going to bother you. I'm not going to disturb you to translate the questions. Now we are going to directly translate the answer, and a translation of this answer is also present in this book. आंसर की उर्दू भी लिखी हुई है, इसी बुक में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 17 पर डेकेडेंस मीन गलान सड़ान, यानी कि जवाल, तबाही। सोसाइटी की तबाही किस तरह से है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ न्यूली रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। ये कहानी है एक नए अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की जिसका नाम है ओलिवर बेकन एंड ट्रिकी डचेस। और ये कहानी है एक धोखेबाज डचेस की ऑफ फ्यूडल क्लास जो नवाब तबका से ताल्लुक़ रखती है। ये स्टोरी एक नवाबजादी और एक ओलिवर की है। ओलिवर कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट है। और डचेस कौन है? नवाब तबका से ताल्लुक़ रखती है। बोथ आर स्क्रीनिंग एन इंग्लिश सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। और ये दोनों लोग इंग्लैंड की इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। टीवी की स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन क्या होती है? दिखाती है कुछ चीज़, स्क्रीन दिखा रहे हैं। इंग्लैंड की इंग्लिश सोसाइटी को ये दिखा रहे हैं, विच इज चेंज इनटू मस्क। वो इंग्लिश सोसाइटी जो गलाजत वाले कीचड़ में बदल चुकी है। ये सोसाइटी करप्शन में बदल चुकी है। अब ये सोसाइटी बड़ी गलीज सोसाइटी बन चुकी है, फुल ऑफ डिजीज लाइक ग्रीड। और ये गलाजत जो है, ये कीचड़ जो है, ये भरी हुई है किस चीज़ से? इसके अंदर ग्रीड है, लालच है, लस्ट है, हवस है, मटीरियलिज्म है, दौलत परस्ती है इसके अंदर। इसके ट्रिक्स हैं, चालाकियां हैं इसके अंदर, एंड मॉरल डिकेडेंस, और इसके अंदर इखलाकी बिगाड़ है। अब इस सोसाइटी में ये तमाम बीमारियां मौजूद हैं। और सोसाइटी किस तरह से है? ये कीचड़ की तरह है, गलाजत की तरह है। क्लियर है ये बात? इन दिस मक, इस कीचड़ में, द एलीट्स आर क्रॉलिंग, इसके अंदर आला तबके के लोग रेंग रहे हैं। कीचड़ में आला तबके के लोग रेंग रहे हैं। ये कौन सा कीचड़ है? इसमें क्या क्या बीमारियां हैं पता है ना? ये गलाजत से और बीमारियों से भरा हुआ जो कीचड़ है, इसके अंदर अमीर लोग रेंग रहे हैं इसके अंदर। एंड द न्यूली रिच आर यूरिनेटिंग, और इसमें जो नए अमीर लोग हैं वो खड़े होकर इसमें मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, मूत्रंजन कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये नवाबजादे जो हैं, नवाब जो लोग हैं, वो इसी कीचड़ में भीग रहे हैं, और जो गरीब अमीर हुए हैं, न्यूली जो रिच लोग हैं, वो इसके अंदर यूरिनेट कर रहे हैं। दोनों करप्ट हैं, दोनों गलत हैं। एक अपने स्टेटस से नीचे आ गए हैं और दूसरों को खड़े होने का मौका मिला है और पेशाब करने का मौका मिला है, वो उसी कीचड़ के अंदर उन्हीं लोगों की ऊपर सरों पर मूत रहे हैं। ये सोसाइटी ना जी, काफरों की सोसाइटी है। मौका तो आज मिला है। बेकन देखे जी, बेकन को देखें। बेकन रिकॉल्स हिज बॉयहुड। बेकन अपने बचपन को याद करता है। That he used to sell stolen dogs. जब वो चोरी की बकरियां बेचा करता था। अच्छा, होश है? अच्छा, हाँ, पाकिस्तान थोड़ी है चोरी की बकरियां बेचेगा, ये चोरी के कुत्ते बेचता है। इन फिल्थी लेन्स, फिल्थी लेन्स गंदी गलियों में, ये इंग्लैंड की गंदी गलियों में चोरी की कुत्ते बेचता है। चोरी का पॉइंटर, चोरी का रशियन, चोरी का जर्मन शेफर्ड। देन ही बिकेम अ वॉच सेलर। फिर वो घड़ियां बेचने वाला बन गया। चोरी की नहीं थी, आप तो चोर बनाने पर तुल ही गए हैं उसे। एंड एट लास्ट ही बिकेम अ रिच ज्वेलर। और आखिरकार वो एक अमीर ज्वेलर, जोरी बन गया। बट थेफ्ट, लेकिन चोरी, लस्ट, हवस एंड पॉवर्टी और गुर्बत डिड नॉट गो फ्रॉम द फिल्दी लेन्स ऑफ हिज माइंड। लेकिन चोरी, हवस और गुर्बत उसकी जहन की गंदी गलियों से नहीं गई। वो खुद तो गंदी गलियां छोड़ आया, लेकिन उसकी जहन की गंदी गलियों से ना हवस गई, ना गुर्बत गई, और ना ही चोरी गई। वो कहता नहीं है मैं गंदा नहीं हूं, मेरा जहन गंदा है। अल्लाह बख्श कहाँ चुंजी वाला कहता है। ही इज अनसेटिस्फाइड। वो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड है, मुतमईन नहीं है। लाइक एन एलिफेंट ट्रंक, जैसे किसी हाथी की सूंड फड़फड़ाती हुई आप देखते हैं तो उसके अंदर इत्मीनान नजर नहीं आता, उसके अंदर हवस नजर आती है। ये भी ऐसे हाथी की सूंड की तरह, इसकी भी नोस्ट्रल्स, इसकी भी नथने फड़फड़ाते हुए नजर आते हैं, यानी कि हवस महसूस होती है। इत्मीनान का ना होना महसूस होता है, मुतमईन ना होना महसूस होता है। आहोग, और ये महसूस होता है ऐसे है जैसे कोई सूर होता है, सुअर, पिग। इन सर्च ऑफ ब्लैक ट्रिफल, जो किसी काली खुम्बी की तलाश में हो। खुम्बी एक ग़िज़ाई चीज़ है, ये ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है और सूर इसे बहुत मज़े से खाते हैं। आरा कैमल, या वो अपने आप को महसूस कर रहा था एक कैमल की तरह। जेलस फ्राम ग्रोसर्स, जो कि दुकानदारों से जेलस होते हैं, क्योंकि दुकानदार और उनकी बीवियां वो तो चीज़ें खाते हैं। आपने अगर ये सीन कभी टीवी में देखा है तो पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि दुकानदार आगे से कैमल की नाक में एक मोहर डालकर वो आगे से उसे लेकर जाते थे, लीड करते थे, और उस कैमल के ऊपर सारा पंसार का सामान लदा होता था, खाने पीने का सामान लदा होता था, जो एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड कर रहे होते थे। और उस सामान के ऊपर उनकी एक अदद बीवी भी लदी हुई होती थी, बच्चे भी। और बीवी बच्चे ऊपर बैठ के चमकीले पन्नों में से, चांदी जैसे पन्नों में से मज़े मज़े की चीज़ें निकाल कर खाती रहती, और उन पन्नों को साथ जब फेंकती थी तो वो जो कैमल होता वो अपनी आंख के एक एंगल से उन पन्नों को हवा में लहराते गिरते देखता तो जेलसी फील करता, और वो खुद भी सोचता उन ग्रीन पाम ट्रीज के बारे में और उन नीली झीलों के बारे में जहाँ पर वो भी मज़े से चीज़ें खा सकता है। तो वो एक कैमल की तरह था ओलिवर बेकन, जो कि जेलस होता है ग्रॉसर से, पंसार से। दिस वाज अ पर्सनैलिटी। अगर आपने सीन नहीं देखा तो ये सीन पाकिस्तान में आने वाले हैं।
अनकरीब आप लोग भी ऊंट पर, घोड़े पर ऐसे सवार होकर आएंगे यहाँ पर बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। पिछले दिनों जियो पर ये दिखा रहे थे, एक आदमी को दिखा रहे थे, वो ऐसे जा रहा था, ऐसे एक आदमी को पीछे बिठाया हुआ था, वो पेट्रोल पंप पर आकर रुका, बड़ी देर सफ़र करने के बाद उसका इतना हिस्सा दिखाया जा रहा था वेस्ट से ऊपर, और वो ऐसे आ रहे थे। जब पेट्रोल पंप पर आकर रुके, उन्होंने वहाँ पर 20 रुपये पकड़ाए, और 20 पेट्रोल पंप वाले मुलाजिम ने पेट्रोल भरने के बजाय घास का एक गट्ठा उठा के दे मारा, और घास का गट्ठा जब उठा के दे के मारा तो कैमरा पूरा जब डाला गया उन लोगों पर, तो वो गधे के ऊपर 2 लोग बैठे थे। यानी कि ये दिखाया जा रहा था कि पेट्रोल पंप पर अब घास बिका करेगा। ठीक है, लेट्स सी। दिस वाज अ पर्सनैलिटी। कौन? ओलिवर बेकन एक ऐसी पर्सनैलिटी थी हु कुड नॉट रिफ्यूज द रिक्वेस्ट ऑफ डचेस, जो डचेस की रिक्वेस्ट को वापस नहीं मोड़ सकता था, डचेस की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता था। बिकॉज, क्यों? दे वर फ्रेंड्स, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे। येट एनिमीज, हाँ वो दुश्मन भी थे, दूसरों एक दूसरे को धोखा जो देते थे। ईच चीटेड द अदर, हर एक ने दूसरे को धोखा दिया था। ईच नीडेड द अदर, हर एक को दूसरे की जरूरत थी। ये इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, और ये इन्वर्टेड कामाज में क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने अपने हाथ से, मुकद्दस हाथ से लिखी थी। अच्छा, रोशन इस बात पर फोन करें, नहीं, कहीं उस उस्ताद को ये क्रेडिट मिल ना जाए। ओह माय गॉड, थैंक यू। डचेस जी, डचेस के बारे में, ये वही डचेस है और ये वही रोशन है। जब शुरू में ये आई थी मैंने कहा इडियम नहीं है। क्यों? मुझे आपके अच्छे ही नहीं लगे। अच्छा रोशन, चलो जी सारे खोलो जी करेक्शन के नोट्स। रोशन, तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं? नहीं है। क्यों? मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। मैंने कहा मैंने बिल्कुल नए बनाए हैं और मैंने बहुत सारे सवालों का एक जवाब लिख दिया है। आपने लिखा, औरों ने भी लिखा है, मेरे टीचर ने लिखा है ऐसा। अच्छा, अब ये शुक्र है मान गई है, थोड़ा सा आज है हमारे साथ इसने कोई कर लिया है। याद है, ओके, यस। डचेस, द डचेस द बिगर शी वॉज, डचेस जितनी बड़ी थी द हार्डर शी फेल, और उतनी जोर से धड़ाम से वो गिरी है। जितनी वो कद्दावर थी उतने बुरे तरीके से गिरी है। ठीक है, जब वो अपनी बेटी डियाना के लिए चेक लेने आ गई तो समझे कि गिरावट का शिकार हो गई। और वैसे डचेस का मियार कितना बड़ा था, कितना बड़ा स्टेटस था, और गिरी है तो धड़ाम से। और गिरने से तो बड़े दिलचस्प वाक़े हैं। आप में से कौन कौन गिरा है? उठाया तो किसी ने था। मुझे याद आ रहा है, मैं जब 8th क्लास में था तो वीडियो गेम खेलने का बहुत जुनून होता था। तो एक दिन मैं गया तो उधर टाइम भी ज़्यादा हो रहा था और वीडियो गेम भी बड़ी पसंद थी। वो उस वक्त होती टार्जन और बुढ़े वाली होती थी, एक बड़ी जादुई सी गेम होती। तो बारिश होगी बाहर, मुझे बहाना मिल गया, अब तो बारिश हो गई, मैं घर जाके कहूँगा जी बारिश हो रही थी, मैं तो वहाँ ठहरा हुआ था, बारिश रुकती तो घर आता। खैर जब बारिश रुक गई और फिर लाइट भी चली गई, मैं फ़ौरन भागा घर की तरफ। तो एन चौक के दरमियान में जब आया तो मैं एकदम स्लिप हुआ और नीचे गिरा खड़ाक से, और उधर से लाइट भी आ गई। लेकिन चौक में बिल्कुल अंधेरा था और चौराहे पर तो अंधेरा था, लेकिन गेम वाली शॉप में फुल रोशनी हो चुकी थी। मैं जब गिरा तो मैं बजाय उठने के सबसे पहले मैं गेम वाली शॉप को पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कि वहाँ से मुझे कोई देख तो नहीं रहा। मैंने पीछे मुड़ के देखा ऐसे, फिर इधर मुड़ के देखा तो अंधेरे में से एक बाबे की आवाज़ आई, उठ जाओ, किसी ने नहीं देखा।
अम्मी का डर होना था और किसका होना था? हाँ, ओके जी। तो जितनी कद्दावर थी और जितना हाई स्टेटस था उसका, उतने बुरे तरीके से वो नीचे गिरी है। क्या है जेब में? शी इज अ पिंक एंड ग्रीन पैलेस ऑफ स्वीट्स इन नाउ। वो पिंक एंड ग्रीन पैलेस है स्वीट्स इन का। वो एक स्वीट गुन्हा का वो पिंक एंड ग्रीन पैलेस है। कौन? डचेस, महल है। गुजरी को ये लाइन बड़ी पसंद है, जब भी लेटर लिखेगी, जब भी डायलॉग लिखेगी, ये लाइन जरूर बनाएगी। शी केम, वो आई। शी केम, शी ओपन्ड हर हार्ट, उसने अपना दिल खोला। एंड शी डिमांडेड 20,000 पाउंड, और उसने 20,000 पाउंड डिमांड किए फॉर रोडन पर्ल्स, नकली मोतियों के मुकाबले में। टू फुलफिल द पर्पज ऑफ ग्रैबिंग मनी, और पैसे हथियाने के मकसद को पूरा करने के लिए। ग्रैबिंग, छीनना, हथियाना। शी अब्यूज्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को गालियां दी। दैट विलन, वो कुत्ते का बच्चा, नहीं ये नहीं कहा उसने, विलन कहा, ये बदमाश उसने कहा। मैं तो जज्बाती हो जाता हूँ। मैं ये देख रहा था कि होश में भी है कि नहीं है। ओके, उसने कहा दैट विलन, वो बदमाश। दैट शार्पर, वो चुंजी मुंह वाला। शार्पर तो तेज। अच्छा, एंड अर्नड हिज क्लोजनेस, और उसने ओलिवर बेकन की कुर्बत हासिल की। विद द रेफरेंस ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी का रेफरेंस देकर कहती क्या है? यू हैव ऑल माय सीक्रेट्स, तुम्हारे पास तो मेरे सारे राज हैं, सारे। शी लीड, और रूहानसी सी हो गई, रोने वाली हो गई। लीड, टेयर स्लिड, आंसू उसके चेहरे पर स्लिड, फिसल पड़े। टेयर्स फेल, आंसू गिर पड़े। टेयर्स, आंसू, लाइक डायमंड्स, आंसू हीरे जैसे आंसू। कलेक्टिंग पाउडर्स इन द रट्स, वो आंसू जो चेहरे की झुर्रियों में से पाउडर इकट्ठा करते हुए आंसू। ऑफर चेरी ब्लोसम चीक्स, उसके सुर्खी माइल खुशगवार चीक्स, गालों पर से, गालों की झुर्रियों में से पाउडर इकट्ठे करते हुए आंसू। ये आंसू गिरे हैं ना। शी इनकरेज द ब्लड ऑफ ब्लैक बीस्ट, उसने ब्लैक बीस्ट किसे कहा है? मैंने ओलिवर बेकन को कहा है। शी इनकरेज, डचेस ने हौसला अफजाई की। ब्लड ऑफ ब्लैक बीस्ट, इस काले दरिंदे के खून को उछाल दिया उसने, इस काले दरिंदे के खून को उसने गरमा दिया, इनकरेज किया। एंड फाइनली शी स्टफ्ड हिज माउथ, और आखिरकार उसने इस काले दरिंदे के मुंह को भर दिया, इस काले दरिंदे के मुंह में ठोंस दिए। क्या? विद गोल्डन लेग्स ऑफ डियाना, डियाना की उसने सुनहरी टांगे इसके मुंह में ठूंस दी। पहले इसने काले दरिंदे को इनकरेज किया कि बॉल, डांस पार्टी, मिनिस्टर, और वहां पर डियाना, पहले उसने इनकरेज किया, उसको उशाका दिया, वो होश कर बाबा, उशाका पकड़ बाबा। जब उसको उशाका आ गया, फिर उसने साथ ही उसे कहा, उसने कहा डियाना, और उसके मुंह में उसने टांगे ठोस दी। मैंने देखे एट द सेम टाइम आयरनी की है, और मैंने डियाना की लेग्स उसके मुंह में डाली है। ठीक है, उस काले दरिंदे के दो कॉम्बिनेशन, ये स्टाइरिकल है, बहुत ज्यादा तंज वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एंड देखें, डियाना ओवरपावर्ड, डियाना गालिब आ गई। एंड क्लाउडेड द पर्ल्स, और उसने उन मोतियों को, उन पर्ल्स को धुंधला दिया। जूलियट मेल्टेड, और ये जूलियट पिघल गया। एंड वॉज चीटेड अगेन, और ये जूलियट दोबारा चीटेड हो गया, इसको धोखा हो गया। ट्रिक्स वर्कड,
और चालाकियां काम कर गईं, कारगर साबित हुई। एंड डचेस वोन द चेक, और डचेस ने चेक जीत लिया। द टेम्पटर और द टेम्पटेड, टेम्पटर भटकाने वाला, और द टेम्पटेड या भटकने वाला। भटकाने वाला कौन था? डचेस थी। भटकने वाला कौन था? भटकते हमेशा गरीब मर्द हैं। हाँ, गरीब हैं बेचारे, मर्द भटक जाते हैं। जालिम कौम है जी, ये भटका देती है। मेरा अब्बा जी कहा करता था, वो कहता है अल्लाह ताला ने हर चीज़ का दुश्मन पैदा किया है। सांप का दुश्मन न्योला पैदा किया है, इस मर्द का भी दुश्मन है औरत। औरत की दुश्मन औरत। ओके जी। तो द टेम्पटर भटकाने वाला यानी कि डचेस, आर द टेम्पटेड या बेचारा गरीब मजलूम मर्द, भटकने वाला जिसको भटकाया गया हो। हु सिन्स द मोस्ट, किसने बड़ा गुनाह किया, यानी कि डचेस का गुनाह बड़ा है या भटकने वाले का, यानी कि गरीब मजलूम ओलिवर बेकर गरीब का जुर्म गुनाह बड़ा है। अब ये जवाब देना है आपने कि भटकने वाले का गुनाह बड़ा है या भटकाने वाले का गुनाह बड़ा है। आई से द टेम्पटर, मैं कहता हूँ टेम्पटर भटकाने वाला जो है वो जो है बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में डाले, खुदा बर्बाद करे उसे। ठीक है, नाइस।